गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था, हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है ये थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और कुछ एक दो छोटी छोटी बातें हैं। करीब 2 या 3 दिन का चैप्टर है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है यूनिट एंड मेजरमेंट से, वहाँ से प्रॉपर फिजिक्स आपकी स्टार्ट होती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है फिज़िक्स का, उसकी बात करते हैं, दैट इज़ द फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। यानी हमारे नेचर में जो भी हम फोर्सेज देखते हैं, काफ़ी तरह के फोर्स देखते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स हो, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। जितने भी जो फोर्सेज हैं इनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फिजिक्स का 2 बेसिक्स जो रूल पढ़े थे, जिसके अंदर एक रूल था जिसको हमने क्या बोला था, यूनिफिकेशन। व्हाट यू मीन बाय यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिनाज और ए लार्ज नंबर ऑफ लॉज कैन बी एक्सप्लेन बाय ए सिंगल लॉज। दिस इज नोन एज द यूनिफिकेशन। मीन्स जब बहुत ज़्यादा अधिक फिनोमिना यानी सिद्धांत या नियम है, उनको हम किसी एक नियम के द्वारा समझा सकते हैं। यानी शॉर्ट में हम उसको, यानी बहुत ज़्यादा जो अलग अलग फिनोमिना है, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको एक सिंगल कॉन्सेप्ट से समझाना ही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि जो फोर्सेज है, डिफरेंट के फोर्सेज हम एक्सपीरियंस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं हम डेली लाइफ में, तो उनको हम कैसे एक्सप्लेन करें, इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं, यानी नेचर के अंदर जितने भी फोर्सेज हैं, उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फिजिक्स के अंदर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 4 में। तो वो 4 कौन कौन से फोर्सेज हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जो फिजिक्स के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगते हैं, मैंने पहले बात की थी माइक्रोस्कोपिक्स यानी वेरी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं उनको हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जो बल्क पार्टिकल है, यानी जो जिनकी जो साइज है वो क्या हो, लार्ज हो, उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्ट। ठीक है, अब देखिएगा जो नेचर के अंदर जो फोर्सेज हैं वो मेनली कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप के, जिसके अंदर पहला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड लास्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो देर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेज इन नेचर दैट आर एक्सप्लेन एज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? आपने 9th क्लास में, शायद 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है। एक छोटा सा टॉपिक आया था ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपको फॉर्मूला याद हो दो कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं, अगर 2 पार्टिकल्स मान लेते, पहला पार्टिकल्स m1 है पहला पार्टिकल A है जिसका मास कितना है, m1 है, दूसरा पार्टिकल B है जिसका मास कितना है, m2 है। अगर ये दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, जो हम कैलकुलेट करते थे, वो कितना होता था, Gm1m2/r²। शायद याद होगा ये सभी को, जहाँ पर G एक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स यानी उनके बीच लगता है जो मास कंसिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर m1 और m2 क्या है, उन दोनों बॉडी का मास है। अगर यहाँ पर देखिएगा m1 और m2 की जगह, जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ मान लेते हैं, तो अर्थ के मास को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हम मान लेते हैं कि जिसका मास कितना है, m2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r हमने कंसीडर की है। तो देखिएगा इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो भी कैसे लिखते थे हम, Gmm/r²। तो ये 9th क्लास में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका। ठीक है, अब देखिएगा जो 11th क्लास है
उसकी जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर जो लास्ट आपका चैप्टर है 8th चैप्टर, उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पूरा ही एक चैप्टर है फर्स्ट बुक का, ठीक है। तो इसके अंदर आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कैसे एप्लीकेबल होता है, अर्थ से हम जितना दूर जाते हैं स्पेस में तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज होता है, यानी कि उसकी डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन होता है। क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या होता है, जो रिलेशन होता है F इक्वल टू, जो F है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे हम दूर जाते हैं अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कितनी हाइट पर जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर कितना इफेक्ट पड़ता है, फ्री स्पेस के अंदर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड लगता है, या किसी बॉडी को हम कितनी स्पीड से ऊपर की ओर फेंकें जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं कि वो वापस से ग्राउंड पर नहीं गिरे। इस तरह की बातें। जो सैटेलाइट है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो कैसे मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कैसे रिवॉल्व करते हैं लगातार बिना नीचे की ओर गिरे हुए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा वैसे मैंने बता रखा है इसमें कि होता क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि कोई भी दो बॉडी के बीच में जो क्या है मास कंसिस्ट कर रही हैं और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है Fg इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आपको पता है कि यहाँ पर m1 और m2 क्या होते हैं, मास लेते हैं हम, मासेज ऑफ बॉडीज, जो दो बॉडी है उनका मास, और जो g है ये क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। याद है शायद आपको 11th में, सॉरी 9th की, मैं वापस से ले देता हूँ 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अगर हम इसकी अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती थी। आप 9th क्लास की बुक देखना। अब देखिएगा, तो यहाँ से वापस आते हैं हम वापस टॉपिक पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू है मैंने लिखी हुई है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी दो बॉडी है वो आपस में रिपेल करें। जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की या कूलाम फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है अगर आप मैग्नेट के दो लाइक पोल को एक दूसरे के नियर बाय लेके आते हैं, एन पोल को जब आप एन पोल के पास लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि उनके बीच में क्या होता है रिपल्सन होता है। अगर आप एन पोल को एस पोल के पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो हम नेक्स्ट है इसी का आगे वाला सेकंड नंबर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी हमेशा अर्थ की ओर ही किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं किसी भी हाइट से तो वो हमेशा अर्थ की ओर मूव करता है। ठीक है। सेकंड देखिएगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में चाहे एयर हो या कोई लिक्विड हो या कोई दूसरा सॉलिड मीडियम हो, फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहती है, यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, यानी नेचर का ये सबसे वीक फोर्स है। आपसे पूछ जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक फोर्स होता है नेचर का, लेकिन ये क्या है लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मीन्स ये लॉन्ग डिस्टेंस तक एप्लीकेबल होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने पढ़ा भी है एसएसटी में जो टाइड्स होते हैं, ठीक है, तो टाइड्स एक्चुअल में किस लिए होते हैं जनरेट होते हैं सी के अंदर। जो टाइड्स का फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स प्रत्येक बॉडी का होता है, ठीक है ना, चाहे वो मून हो चाहे सन हो, चाहे जैसे हम एक एप्पल की बात करते हैं, किसी पेड़ से जब एप्पल गिरता है तो नीचे की ओर आता है। अब देखिएगा एप्पल भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो एप्पल अर्थ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और अर्थ है वो एप्पल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अर्थ है वो
एप्पल की ओर मूव क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि जो अर्थ का मास है, ठीक है, मास और वेट में जो डिफरेंस है वो आपका इस क्लास में क्लियर होगा कि अर्थ का जो मास है वो एप्पल की रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, कहाँ एक छोटा सा सेब और कहाँ पूरी अर्थ। तो इस वजह से क्या होता है कि वो एप्पल है अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाती, अदरवाइज वो भी समान मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड फोर्स को फॉलो कर रहा है। थर्ड फोर्स कौन सा है? थर्ड लॉ कौन सा होता है न्यूटन का? एक्शन रिएक्शन लॉ। देखिएगा, और ये कैसा फोर्स है? ये कि सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि अगर अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और इसके मास m2 है, यानी जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो इनको सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। यानी ये एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेंगे वो किस लाइन के अलोंग करेंगे? इन दोनों की जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हमें? सेंट्रल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए इस कंजर्वेटिव टर्म्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। वापस से आते हैं हम टॉपिक पे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हैं, और ये डिस्टेंस, आपके पास 3 डिस्टेंस है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि जो इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। आपको याद हो तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है EP, वो कितनी होती है? mgh, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो हम H कंसीडर करते थे, अगर आप एक पॉइंट से, जैसे कि A पॉइंट यहाँ पर है और B पॉइंट यहाँ पर है, आप A से B ऐसे गए या फिर आप A से ऐसे गए B तक पहुँचने में घूमते हुए, तो दोनों केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो आपकी सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे mg क्या है? फोर्स ही है, ठीक है ना, F = ma या mg। तो देखिएगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, वापस से बताता हूँ मैं, कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। वो केवल इनिशियल पोजीशन पे जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था और फाइनल पोजीशन पे जहाँ पर आप पहुँचे हैं, उन दोनों पर ही डिपेंड करती है। इस वाली डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, ना कि इस वाली डिस्टेंस पे, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगी? लॉन्ग। तो समझ में आ गए, कंजर्वेटिव फोर्स या वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस टॉपिक को आप 12th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है उसी के अंदर पढ़ेंगे, और इसी को हम कूलाम फोर्स के नाम से भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी ये क्या होता है? दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, चाहे वो चार्ज हो या नहीं हो, चाहे वो न्यूट्रल हो या चार्ज हो। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है। चार्ज बॉडी मीन्स वो क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं, या कुछ भी चार्ज बॉडी हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह। तो देखिएगा सेम है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? F = kq1q2/r²। देखो थोड़ा सा डिफरेंस हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट करूँ इनको, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, मैं इधर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ। F = ये कितना होता है बच्चों? ये होता है Gm1m2/r²। ये m2 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, F की, तो वो कितना होता है?
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं वो जी है, यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, के है। यहाँ पर हम बॉडी का मास कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, ये m1 और m2 क्या है, मास है, बॉडी के मास है। यहाँ पर जो Q1 और Q2 हम कंसीडर कर रहे हैं ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और प्रोटॉन भी हो सकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन भी हो सकते हैं। बाकी आर स्क्वायर दोनों जगह क्या है, डिस्टेंस। तो ये जो जी है और ये कांस्टेंट के है, ये दोनों अलग अलग है। इसको कांस्टेंट के को ही हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में डिटेल से हम जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बस थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता रखा है यहाँ पर कि जो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके अंदर के की वैल्यू या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही के बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर, क्योंकि जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसा होता है, एक स्ट्रोंगर फोर्स होता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। देखिए ग्रेविटेशनल से फील्ड है, डिफरेंट है ये, ठीक है ना। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यानी कम दूरी के लिए एप्लीकेबल हो पाता है, लेकिन ये देखिए अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव का। मैंने बताया था ना कि लाइक चार्ज होंगे, दोनों प्लस है तो रिपल्सिव होगा, अगर दोनों माइनस है तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। थर्ड हमारा जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखो नाम से पता लग रहा है, न्यूक्लियर मीन्स ये न्यूक्लियस, जो भी किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, यस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके बीच में लगता है ये, ठीक है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी किसी भी एटम के जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि एक तो क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये यूनिवर्स का, यानी इन चारों जो फोर्सेज हैं, फर्स्ट कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड कौन सा था आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो फोर्थ हम पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो कितना होता है, कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो 1/10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है ये ग्रेविटेशनल से। तो आप मतलब काउंट भी नहीं कर सकते कितने जीरोज, कितने टाइम्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये थोड़ा इसकी एक दो चीज़ें हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। एक ये है कि ओबे इनवर्स स्क्वायर लो, इट नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लो। देखो बच्चों ये जो टर्म्स है ये भी काफ़ी बार यूज होगी कि इनवर्स स्क्वायर लो क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी तक हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है F = G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर, और हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है K(Q1 Q2) अपॉन आर स्क्वायर। दोनों में देखिएगा जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्स स्क्वायर लो। यानी जब कोई फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लो। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इन्वर्स स्क्वायर लो को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चों, कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये किसके बीच में लगता है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे लास्ट सेकंड बुक के अंदर, तो वहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं, लेप्टॉन्स और मेसॉन्स, ठीक है, उनके बीच में लगता है। और ये बीटा डिके, ये एक रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है, अल्फा बीटा और गामा डिके होते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जब हम रखते हैं, तो उस केस में ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो जो ये फोर्स लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये किनके बीच में लगता है, जो
रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के दौरान जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में लगता है। और ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों ये थे 4 इम्पोर्टेंट या फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के, जिनके बारे में आपको 11th क्लास में है। कुछ फोर्सेज है 12th क्लास में पढ़ेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल है उसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वगैरह है ये आपको 12th क्लास में और हायर स्टडीज़ में पढ़ने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पढ़ते रहिए। जब हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम यूनिट एंड मेजरमेंट है, तो आपको उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं और या प्रॉब्लम सीट है वो आपको रिलीज होती रहेंगी ग्रुप के अंदर। हम 1-2 दिन में 11th क्लास का ग्रुप बना रहे हैं, जिसके अंदर हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सेपरेट करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।